Welcome students. In our last video, we had completed our chapter 2 from Behive, The Sound of Music, part 1 Evelyn Glennie and part 2 Bismillah Khan. Now in this video, we'll read a poem 2 from book Behive, Wind by Subramanyam Bharati. Before we start the poem, we'll have just a quick look on the introduction of poet. Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati was a Tamil writer, poet, journalist, independence activist and a social reformer of Tamil Nadu. Now we will discuss about the theme of the poem. What is the theme of the poem? So this poem, Wind, inspires us to face all the challenges which thrown at us with firm determination. We should be strong enough to face all the hardships of our lives. The wind in this poem symbolizes the problems, obstacles that we all face at some of the time in our lives. So we should all courageous, हम सभी को courageous होना चाहिए, इतना strong होना चाहिए कि हम अपनी life की जितने भी hardships and problems हैं उनको face कर पाएं. तो ये इस poem में जो poet हैं वो हमसे इसी बारे में बात कर रहे हैं कि हमको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम हमारी हार्डशिप्स जो हमारी लाइफ में आती है उनसे घबराए ना. सो वी विल स्टार्ट द पोएम. पेज नंबर 30. पोएम 2 विंड. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट? विंड कम सॉफ्टली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. So we all can see that this poem is written in free verse. So there is no rhyming scheme in this poem. तो ये जो लाइन्स हैं, इन लाइन्स में पोइट जो है वो ये कहते हैं हमसे, तो वो क्या कर रहे हैं? विंड से बात कर रहे हैं. उसको विंड को एड्रेस करते हुए वो कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली. वो उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज बी जेंटल, बी सॉफ्ट. विंड को कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ी जेंटल बनो, थोड़ी सॉफ्ट बनो, सॉफ्टली आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. विंडोज के शटर्स जो हैं उन्हें तोड़ो मत. डोंट स्कैटर द पेपर्स. जो पेपर्स पड़े हुए हैं उनको स्कैटर, इधर उधर बिखराओ मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. जो शेल्फ में बुक्स लगी हुई हैं उनको भी गिराओ मत. तो इन लाइंस में पोइट जो है वो विंड से बात कर रहे हैं, विंड को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं और उससे अर्ज कर रहे हैं कि प्लीज तुम थोड़ी जेंटल हो जाओ, थोड़ा सॉफ्टली ब्लो करो. प्लीज विंडोज के जो शटर्स हैं उन्हें मत तोड़ो, पेपर्स को स्कैटर मत करो, बुक्स जो शेल्फ में जमी हुई हैं उन्हें गिराओ नहीं. तो इस तरीके से ये क्या दिखाना चाह रहे हैं पोइट इन लाइन्स में हमको कि जब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं तो वो हमारी लाइफ में सब कुछ ऐसे ही स्कैटर कर देती हैं, सब कुछ इधर उधर कर देती है, हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को भी इधर उधर कर देती हैं. तो पोइट यहाँ पे वो हमें यही समझाना चाह रहे हैं. वो ये बताना चाह रहे हैं कि विंड कैसे डिस्ट्रक्शन कर रही है, विंड का मूड जो है वो कितना डिस्ट्रक्टिव है. देयर लुक व्हाट यू डिड. यू थ्रू देम ऑल डाउन. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. यू ब्रॉट रेन अगेन. अब वो विंड को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि देखो देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने उन सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया. तुमने उन सारी बुक्स के पेजेस जो हैं उनको फाड़ दिया. तो अब वो किसी के काम नहीं आ सकती, उन्हें अब कोई नहीं पढ़ सकता, पेजेस भी तुमने फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन. और तुम बारिश वापस ले आई हो. बारिश वापस ले आए हो का मतलब क्या है? यू ब्रॉट रेन अगेन का मीनिंग क्या है? वो यहाँ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि शटर्स जो है विंडोज के वो टूट गए हैं और जब बारिश हो रही है और जब हवा चलती है तो बारिश का जो हवा होता है रेन का, तो वो भी हवा के डायरेक्शन में हो जाता है. तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे विंडोज के शटर्स जो है वो टूटे हुए हैं और उन शटर्स में से रेन जो है वो अंदर आ रही है, तो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है. और तुम रेन को भी ले आई हो. यू ब्रॉट अगेन रेन. तुम वापस रेन को ले आई हो. तो कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से रेन जो है और वो रेन जो है वो भी विंड के साथ डिस्ट्रक्शन कर सकती है. कैसे एक मेस जो है वो लाइफ में पैदा कर सकती है, लोगों के लाइफस्टाइल में मेस पैदा कर सकती है.
ठीक है। तो इस पूरी लाइन्स में वो हम विंड को ही एड्रेस कर रहे हैं और विंड को ही एड्रेस करके कह रहे हैं कि प्लीज, उससे अर्ज कर रहे हैं कि इतनी डिस्ट्रक्टिव मत बनो, थोड़ी सी जेंटल बनो, सॉफ्टली ब्लो करो, शटर्स मत तोड़ो विंडोज के, बुक्स मत फैलाओ, पेपर्स इधर उधर मत करो स्कैटर। यानी वो हमें बताना चाह रहे हैं कि विंड कितना तेज चल रही है, कितने डिस्ट्रक्टिव मूड में है। और वो कह रहे हैं कि तुम रेन को वापस ले आई हो, तुमने बुक्स गिराई है जो शेल्फ से गिरा दी, बट उनके पेजेस भी तुमने फाड़ दिए हैं, तो वो बुक्स किसी के पढ़ने के लिए भी नहीं रही। रेन को तुम वापस ले आई हो, यानी जो शटर्स जो टूट चुके हैं विंडो के, उन टूटे हुए शटर्स में से रेन है वो अंदर आ रही है, तो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और बारिश आएगी तो और ज्यादा मेस हो जाएगा, तो प्लीज तुम इतना डिस्ट्रक्शन मत करो। You are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. यहाँ पोइट जो है वो विंड को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत क्लेवर हो, तुम वीकलिंग्स मीन्स वीक पर्सन, कमजोर लोग, तो तुम कमजोरों का मजाक बनाना बहुत अच्छे से जानती हो। यानी यहाँ हमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो कमजोर चीजें हैं, टूटे हुए शटर्स टूट जाना विंडोज के, बुक्स का गिर जाना, ये सारी चीजें क्या है, वीक है, विंड के आगे कमजोर है। उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो विंड को उसका सामना कर सके, तो वो क्रश डाउन हो रही हैं, गिर रही हैं, फॉल डाउन हो रही हैं, बुक्स फट रही हैं, रेन जो है वो टूटे हुए शटर्स में से अंदर आ रही है। तो ये सारे क्या है, वीक है, वीकलिंग्स है, वीक पर्सन से वीक थिंग्स हैं जो विंड का सामना नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पोइट कह रहे हैं कि मैं ये सब जानता हूँ कि तुम बहुत क्लेवर हो वीकलिंग्स का फन बनाने में, उनकी मजाक बनाने में, कमजोर लोगों की मजाक बनाने में। फ्रेल मीन्स वीक, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब होता है जो इतने वीक हो, जो फ्रेलिंग पोजीशन में हो, तो क्रम्बलिंग हाउसेस जो घर हैं, ऐसे कमजोर घर, कमजोर दरवाजे, कमजोर राफ्टर्स, राफ्टर्स होते हैं वो बीम, स्लोपिंग बीम्स जिनसे छत टिकी हुई होती है घरों की, तो वो कमजोर राफ्टर्स जो हैं, वीक वुड है, वीक बॉडीज है, वीक लाइव्स हैं और वीक हार्ट्स हैं। ये सारे वीक पर्सन्स, वीक थिंग्स के तुम मजाक बनाने के लिए इतनी काबिल हो तुम, क्योंकि तुम इतनी पावरफुल हो, तो तुम इनका मजाक बना सकते हो। तो सेम इसी वे में वो हमें क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं, वो हमें कब क्रश डाउन करती हैं, जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम वीक होते हैं। जब हम स्ट्रांग होते हैं तो हम उन ऑब्स्टेकल्स का सामना कर जाते हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि विंड इतने डिस्ट्रक्टिव मूड में है, जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, एक के बाद एक आती हैं बिना सोचे समझे। तो जो वीक चीजें हैं, जैसे विंड बहकर आ रही है इतना तेज, तो वीक चीजों को गिराती हुई जा रही है सबको, वैसे ही प्रॉब्लम्स जब आती है तो जो जितना वीक होता है वो उतना जल्दी हार मान जाता है उन प्रॉब्लम्स के सामने। The wind god winnows and crushes them all. गॉड, विंड को क्या मान रहे हैं, विंड गॉड, गॉड पर्सोनिफाई कर रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं कि विंड गॉड क्या करते हैं, विनो करते हैं। विनो का मतलब क्या होता है, एक प्रोसीजर जिसमें वीट को उसमें से ब्लो करके उसका जो हस्क होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे विनोइंग का प्रोसेस होता है कि हम ग्रेन में से उसको फटक फटक के जो हस्क होता है, शाफ होता है, वो हम बाहर निकालते जाते हैं। तो वैसे क्यों, क्योंकि वो हल्का होता है, हस्क हल्का होता है, शाफ हल्का होता है, ग्रेन भारी होता है, वीट भारी होता है, वो रुक जाता है और वो जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो वो पोइट भी हमें यही कह रहे हैं कि जैसे विंड गॉड जो है वो विनो करते हैं, वो सारी कमजोर चीजों को विनोइंग प्रोसीजर के थ्रू उनको अलग कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग लोगों को वो अलग कर लेते हैं उनमें से। ठीक है, तो वो हमें यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कमजोर लोगों को साइड में हटाते हुए स्ट्रॉन्ग लोगों को और स्ट्रॉन्ग होने का मौका देती है। ऐसे ही विंड गॉड जो है विनोइंग प्रोसेस जो होता है, जिसमें हम गेहूं को छान के फटक के उसमें से उसका भूसा जो होता है उसको बाहर निकालते जाते हैं, क्योंकि वो हल्का होता है इसलिए बाहर निकल जाता है। ग्रेन स्ट्रॉन्ग होता है वो टिक जाता है। तो वो पोइट भी हमें यही बता रहे हैं कि विंड गॉड भी ऐसे ही है, वो विनोइंग का प्रोसेस कर रहे हैं। वो कमजोर पावरफुल स्ट्रॉन्ग लोगों में से कमजोर लोगों को छाट कर अलग
निकाल रहे हैं, और जितने भी उनके रास्ते में जितने भी कमजोर लोग आते जाएंगे वो उनको क्रश करते हुए चले जाएंगे। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend of us. He won't do what you tell him. वो ये कह रहे हैं कि हम विंड गॉड को जो बताएंगे वो नहीं करेंगे, जो हम उन्हें कहेंगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव मूड में है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने जो उन्होंने सोचा है वो वही करेंगे। इस वे में वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कभी हमसे पूछ कर नहीं आती, या हम प्रॉब्लम्स को कहें कि तुम अभी मत आओ थोड़ा टाइम बाद आ जाना, तो वो भी नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम्स कभी समय देखकर नहीं आएंगी, कभी भी हमारा मूड देखकर नहीं आएंगी, हमसे पूछ के नहीं आएंगी, हमें कुछ बता के नहीं आएंगी, वो सडनली हमारे सामने अपीयर हो जाएंगी और हमें उनको फेस करना पड़ेगा। तो जितनी भी हार्डशिप्स होती हैं वो भी हमसे पूछ कर नहीं आती हैं। तो वो इस लाइन के थ्रू हमें यही समझाना चाह रहे हैं दैट ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, कि वो नहीं करेंगे जो तुम उनको कहोगे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स भी हमारी सुनकर नहीं आएंगी, वो अचानक ही आ जाएंगी, सडनली ही आ जाएंगी, और हमें उनसे लड़ाई करनी होगी, फाइट करना होगा, और उन चैलेंजेस का सामना करके हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो क्या करें, तो क्या करना चाहिए हमें? चलो हमें घर मजबूत बनाने चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को कस के बंद कर लेना चाहिए फर्मली, ताकि विंड अंदर ना आ पाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमारी बॉडी को इतना फर्म, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, हमारे हार्ट को इतना रिलायबल, इतना डिपेंडेबल बनाना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और अगर हम ये सब करेंगे तो वही हवा हमारी मित्र बन जाएगी। यानी अगर, क्योंकि विंड गॉड जो है वो हमसे पूछ के कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो नहीं कहेंगे वो भी नहीं करेंगे। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे स्ट्रॉन्ग घर बनाने हैं, दरवाजे हमें स्ट्रांगली बंद करने हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। हमें हमारी बॉडी को फर्म बनाना है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और ये अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिलायबल बनाना है। तो इन सारी चीजों से हम विंड से लड़ सकते हैं, और ये सब अगर हम करेंगे तो हम विंड के फ्रेंड बन जाएंगे। तो सेम वे में क्या है कि प्रॉब्लम्स कभी हमसे पूछ कर नहीं आएगी, तो हमें ही इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि हम उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, उनको उनसे, उन चैलेंजेस का, उन हार्डशिप्स का सामना कर सकें। खुद को ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तो वो ही प्रॉब्लम्स हमारे सामने छोटी हो जाएंगी अगर हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर हम ही वीक पड़ गए तो वही प्रॉब्लम्स हमारे सामने बड़ी हो जाएंगी, और फिर हम उनको कभी भी फेस नहीं कर पाएंगे। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Wind blows out weak fires. यहाँ पोइट कह रहे हैं कि इस लाइन में पोइट क्या बताना चाह रहे हैं हमें, विंड के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बताना चाह रहे हैं। तो मेरिट और डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स क्या है? विंड क्या करती है, कमजोर आग जो होती है, जो धीमी धीमी चल रही है, अगर तेज हवा चली तो वो आग बुझ जाएगी। और वहीं तेज आग जो है, जो फियर्सली ब्लो कर रही है, बहुत तेजी से चल रही है, तो वो आग जो है, जो हवा जो है, विंड जो है, वो जब बहेगी तो उसको और फ्लरिश करेगी। हवा के साथ और आग पकड़ती है, तेज पकड़ती है आग, तो हवा तेज अगर आग है तो वो तेज हवा के साथ और तेज हो जाएगी। और अगर कमजोर आग है, जरा सी चिंगारी है, तो वो तेज हवा के साथ बुझ जाएगी। जरा सी आंच है तो वो तेज हवा के साथ बुझ जाएगी। तो वो यही हमें मेरिट्स और डिमेरिट्स बता रहे हैं। His friendship is good. हवा की फ्रेंडशिप, विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है। We praise him every day. हमें उसका हमेशा उसको प्रेज करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो वो हमें यहाँ विंड के मेरिट्स और डिमेरिट्स बता रहे हैं कि कैसे विंड एक कमजोर आग को बुझा देती है, तेज आग को और फ्लरिश करती है। सेम इसी तरीके से प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो अगर हम कमजोर पर्सन है तो प्रॉब्लम चाहे कितनी भी छोटी सी होगी वो हमें बड़ी लगेगी, और वो हमारे सारे मोरल को डाउन कर देगी, और हम कभी भी उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे। और सेम उसी तरह अगर हम उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं तो जितनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती जाएंगी, हार्डशिप्स आती जाएंगी, हम उनको फेस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम उतने ही स्ट्रॉन्ग और उतने ही बेटर पर्सन बनते जाएंगे।
तो सेम उसी वे में कह रहे हैं कि जैसे विंड छोटी सी आग को बुझा देती है, बड़ी आग को और बढ़ा देती है, वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे इन प्रॉब्लम्स के सामने तो वो हमें और कमजोर कर देंगी, और अगर हम उनके सामने ही स्ट्रांग बन के निकलेंगे, उनसे लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम और बेटर और स्ट्रांग पर्सन बन जाएंगे जो हमारी हार्डशिप्स को फेस कर पाएंगे। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। इस तरीके से वो क्या कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स भी कभी कभी अच्छी होती। क्यों? क्योंकि वो हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के बाहर निकालती हैं। हम इन्वोक करते हैं, एमर्ज करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो सारे हार्डशिप्स, ऑब्स्टिकल्स को फेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी प्रेज हिम एवरी डे। तो हमें विंड गॉड को हमेशा प्रेज करना चाहिए। तो ऐसे हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स को थैंकफुल भी होना चाहिए कि उन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया, इस लायक बनाया कि हम वर्ल्ड में या जो भी हमारी लाइफ है उसमें हम खड़े हो सके, ऑब्स्टिकल्स का सामना कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इस पोएम में पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे हमें जितने भी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, टाइम टाइम पे आते रहते हैं, बहुत सी हार्डशिप्स हमारे टाइम टाइम पे आती रहती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम उनसे डर जाएं, कमजोर पड़ जाएं, उनका सामना ना कर सके। हमें और उनसे स्ट्रॉन्ग बन के उन ऑब्स्टिकल्स को पार करना चाहिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए। इन सारे हार्डशिप्स को हमें फेस करना चाहिए। तो इसमें विंड जो है वो ऑब्स्टिकल को सिंबलाइज करती है और विंड गॉड जो है वो ऑब्स्टिकल्स को सिंबलाइज करते हैं, और पोइट हमें इसके थ्रू ही हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपनी प्रॉब्लम से उबरना चाहिए। सो वी हैव फिनिश्ड द पोएम। Now we'll do the literary devices which have been used in this poem. तो अब हम literary devices के बारे में बात करेंगे जो इस poem में use हुए हैं। तो first of all we'll talk about the rhyming scheme of this poem. So this poem is written in free verse. So there is no rhyming scheme in this poem, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी word rhyme नहीं कर रहा है, sync में नहीं है, तो ये free verse में लिखा हुआ है। कोई स्टैंजा नहीं है, कहीं भी फुल स्टॉप है, कहीं भी कॉमा है, स्टैंजा नहीं, तो फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ पोएम है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। सो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस, एनाफोरा। एनाफोरा, व्हाट इज एनाफोरा? द यूज ऑफ सम वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस। तो जैसे जैसे लाइंस होती हैं, सेम वर्ड का यूज बिगिनिंग में, अलग अलग लाइंस की बिगिनिंग में सेम वर्ड का यूज जो होता है वो एनाफोरा होता है। तो यहाँ एनाफोरा कहाँ यूज हुआ है? लाइन्स 2, 3 and 4 begin with don't. Look into the book. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. तो ये इन 3 लाइन्स में एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि don't वर्ड बिगिनिंग में यूज हुआ है, रिपीटेशन हुआ है। Again एनाफोरा, लाइन्स 6, 7, 8 begin with you. 6, 7, 8 देखिए, जो यू से स्टार्ट हुई है। You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तो ये सब यू से स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पे भी एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस हो गया। Now next literary device is personification. What is personification? To give a human attribute to any idea, to any act, to any animal. ठीक है, human characteristic, किसी को भी to attribute human characteristics to something which is non-human, जो इंसान नहीं है पर उसको वो इंसान कैरेक्टरिस्टिक देना personification होता है। यहाँ विंड को personified किया हुआ है। Wind has been personified when the poet says you are. He is referring to wind as you. Personify किया है ह्यूमन बीइंग की तरह, you बोल के personify किया है, कभी God बोल के personify किया है, ठीक है, कभी फ्रेंड बोल के personify किया है। तो यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई किया हुआ है, तो पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस वो भी इसमें यूज हुआ है। नाउ थर्ड वन इज रिपीटेशन। व्हाट इज रिपीटेशन? रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड्स, सम लाइंस व्हिच हैज बीन ऑलरेडी सेड और रिटन। कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स जो पहले से ही कहे जा चुके हैं या लिखे जा चुके हैं, उनको बार बार यूज करना इज रिपीटेशन। So crumbling is repeated many times, so many times, to lay emphasis on this. Crumbling houses, crumbling lives, crumbling hearts, crumbling laughter. बहुत से बार बार crumbling वर्ड यूज हुआ, तो crumbling कई बार यूज हुआ, तो लिटरेरी डिवाइस कौन सा हो गया उसमें? रिपीटेशन।
Now fourth one is alliteration. What is alliteration? Alliteration क्या होता है? Use of same word and same sound at the beginning of the words that are close together. कोई भी सेम वर्ड हो या सेम साउंड हो, जो दो वर्ड्स पास पास है that are close together, उनसे स्टार्ट हो. जैसे wind winnows, तो WW दोनों पास पास है, सेम वर्ड है, सेम लेटर है, WW. won't want, WW same letter, दोनों words close together. Which literary devices has been used here? Alliteration. Now symbolism. Symbolism is quite easy. To use symbols to represent any idea or thought. तो किसी भी थॉट, किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज करना ही सिंबोलिज्म है. तो विंड इज अ सिंबल है. इट रेफर्स टू द चैलेंजेस इन आवर लाइफ. He is using wind, poet is using wind as a symbol for the adversity in our life. हमारी लाइफ की जितनी भी adversities हैं, उनको symbolize करने के लिए, हमारी लाइफ में जितनी भी hardships हैं, obstacles हैं, problems हैं, उन्हीं को यहाँ symbolize किया गया है wind के साथ. Okay? So how many literary devices has been used here? 5. Enough for a personification, repetition, alliteration and symbolism. So we have done our literary devices here. Now we will discuss about the question answers of this poem. So please take out page number 31. Question number 1. What are the things the wind does in the first stanza? क्या वो चीजें थी जो हवा ने फर्स्ट स्टैंजा में की? तो हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा में है बहुत सारी चीजें. तो विंड ने क्या किया था? विंड break the shutters of the windows, scatters the paper, throws down the books on the shelf, and tore the pages of the books, and brought rain again. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या चीजें की थी? उन्होंने विंडोज की शटर तोड़ दिए थे, किताबों को नीचे गिरा दिया था, किताबों के पेज फाड़ दिए थे, पेपर्स को इधर उधर उड़ा दिया था, और टूटे विंडोज के शटर्स में से रेन को भी अंदर जो वापस ले आई थी वो, ताकि रेन जो है वो अंदर आ रही थी. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन. हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग? गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम. तो प्लीज डू इट योरसेल्फ. ये आप ही के लिए है क्वेश्चन कि आपने क्या कभी किसी को विनोइंग करते हुए देखा होगा अक्सर घरों में. तो जिससे विनो करते हैं वो क्या कहलाता है आपकी लैंग्वेज में? तो ये आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे. इट्स ऑन यू. नाउ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? पोएट हमें क्या कहते हैं कि विंड गॉड किसको विनो कर देते हैं? तो विंड गॉड क्या करते हैं? जितनी भी कमजोर चीजें हैं, वीक थिंग्स हैं, वीकलिंग्स हैं, वो उनको विनो करते जाते हैं, उनको क्रश करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं. उनमें क्या क्या आ जाते हैं? क्रम्बलिंग हाउसेस आ जाते हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स आ जाते हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग लाइव्स, एवरीथिंग विच वर क्रम्बलिंग. ठीक है. तो जितनी भी कमजोर चीजें हैं, फ्रेल हैं, नाजुक हैं, फ्रेजाइल हैं, क्रम्बलिंग हैं, वो जितने उनको हटाते जाते हैं, उनको क्रश करते जाते हैं और स्ट्रॉन्ग पर्सन्स को उनमें से निकालते जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? हमें विंड के साथ फ्रेंड बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे घर स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, हमारे डोर्स को बड़ा फर्मली हमें बंद करना चाहिए ताकि विंड अंदर ना आ सके, हमारी बॉडी को परफेक्ट फर्म बनाना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. ठीक है. हमारे हार्ट को स्टील फास्ट बनाना चाहिए. तो हमें और हमारे घर को हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. तो सेम उसी वे में हमें प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 5. What do the last 4 lines of the poem mean to you? क्या ये 4 लाइन जो है वो पोएम की वो क्या कहती हैं? तो यहाँ जो है 4 लाइन्स में पोएट जो है वो विंड की मेरिट्स और डीमेरिट्स को शो करते हैं कि जहाँ विंड एक बुझी हुई छोटी सी आग को बुझा देती है तेज हवा जब चलती है,
और जो तेज पहले से ही फ्लरिश हो रही है आग, फियर्सली जल रही है, उसको और फ्लरिश कर देती है। तो उसी तरीके से जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं तो वो हमें वही प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती हैं और हम उनसे घबरा कर बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं के वहीं रह जाते हैं। और अगर हम स्ट्रांग बन जाते हैं तो हम उन प्रॉब्लम से उबर जाते हैं, उन ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ जाते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती जाती हैं हम उनको सॉल्व करते जाते हैं और स्ट्रांग बनते जाते हैं। तो हमें स्ट्रांग होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, एंड वी शुड फेस हार्डशिप्स, एनी ऑब्स्टिकल विद करेज। 6th question. How does a poet speak to the wind, in anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? तो आपको क्या लगता है कि पोइट विंड से कैसे बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं या ह्यूमर में बात कर रहे हैं? तो आपने जैसे पोएम पढ़ी है पूरी, पोइट के विचारों को, थॉट्स को भी उन्होंने पूरा रिप्रेजेंट किया है, वो भी हमने पढ़ा है, समझा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए कि आपको क्या लगता है। आंसर वेरी करेगा, किसी को लगता होगा कि पोइट ने एंगर में लिखा है, किसी को लगता होगा कि पोइट ने ह्यूमर में लिखा है, तो आंसर विल वेरी। लेकिन जो आपको लगता है वो अपनी लैंग्वेज में इसमें लिखिए। सो वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। I'll upload the question answers of this poem for you, so you all can write them out in your notebook. So it's your home assignment also. Please do the question answers of the poem in your notebook. So we have finished our poem 2, Wind by Subramanya Bharati. We have done its explanation, literary devices, and question answers of this poem. So now we'll meet in our next video. Till then, take care, stay safe, and thank you for watching.